नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। तारीख 4 अक्टूबर दिन मंगलवार दोपहर 1 बजे एक ऑपरेशन शुरू होता है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर में हमारे 1000 जवान अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए महज 2 घंटे के भीतर 31 नक्सलियों को मार गिराते हैं। 31 माओवादियों की लाशें बरामद हो जाती है। तेज वर्षा के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। करीब 3 से 4 पहाड़ी और कई नदी नाले पार करते हुए हमारे जवान नक्सलियों के एकदम नजदीक पहुंच गए, जिससे नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ से 2 किलोमीटर का एरिया घेर लिया गया था। बस्तर डिवीजन की मेंबर नीति सहित कई नामधारी नक्सली मारे गए। नीति के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे ही अंदर खाने की वो जानकारी जिसे जानना समझना आपको जरूरी है कि आखिर कैसे हमारे जवानों ने अदम साहस और कुशल रणनीति का परिचय देते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आबूझमाड़ में ओरछा थाना क्षेत्र के थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 के 50 से ज्यादा नक्सलियों के मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। इसके बाद करीब 4 घंटों तक ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी से अफसरों ने 3 अक्टूबर की देर रात इस पर एक मजबूत प्लानिंग तैयार की गई। फिर दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के करीब 1000 से ज्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को इस ऑपरेशन में भेजा गया। 4 अक्टूबर की सुबह होते तक दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। जवान 4 अक्टूबर की सुबह से ही जंगल में घुस गए। इसके बाद जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़ नदी नाले पार किए और थुलथुली नेंदुर गांव के जंगल तक पहुंच गए। सटीक जानकारी मिली थी कि नक्सलियों के टॉप लीडर्स वहां मौजूद हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो भी सुरक्षित ठिकाना खोज रहे थे। यही बारिश नक्सलियों को बहुत भारी पड़ गई। हमारे जवानों ने चारों तरफ करीब 2 किलोमीटर के एरिया तक उन्हें घेर लिया, जिससे नक्सलियों को समझने का मौका तक नहीं मिला। आमने सामने की लड़ाई और एक मजबूत स्ट्रेटेजी से हमारे जवानों ने पहले 7 लाशें बरामद की, फिर 7 लाशें बरामद की, उसके बाद 9 और इस तरह से संख्या 31 तक पहुंच गई है। 31 से ज्यादा भी लाशें बरामद हो सकती है नक्सलियों की। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीती 24 अगस्त को देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीख तय कर ली थी। 31 मार्च 2026 तक न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। नक्सली माओवाद की बात करते हैं। दरअसल माओ से तुंग एक चीनी विचारक थे, जिनका मानना था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। भोले भाले आदिवासियों को यही गलत सिद्धांत पढ़ाया गया और उसके बाद उन्हें समझाया गया कि कोई उनके साथ अत्याचार करता है तो उसका मजबूत समाधान है समाजवाद और माओवाद। यही माओवाद खूनी होली खेलने लगा, बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को मारने लगा। फिलहाल बस्तर से इन्हीं माओवादी नक्सलियों की खात्मे या सफाई की तैयारी हो चुकी है। पिछले दिनों कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे। अब 31 लाशें बरामद की गई है। लेकिन हमें नहीं भूलना होगा कि ताड़मेटला में हमारे 76 जवान मारे गए थे। तब कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। नक्सलवाद बस्तर में अंतिम सांसें गिर रहा है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर में जो भारी कामयाबी मिली है, उस बारे में बस्तर के आईजी पी सुंदरराज के अनुसार फोर्स ने मौके पर LMG AK-47 SLR इंसास कैलिबर 307 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ में DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान रामचंद्र यादव घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल जवान की हौसला अफजाई के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा खुद अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बड़े ऑपरेशन के सफलतापूर्वक अंजाम के लिए जवानों का हौसला बढ़ाया। और मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं। आज हर किसी को चिंतन करना चाहिए
सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही बीते 9 महीने में 188 नक्सली मारे गए और ये सिलसिला लगातार जारी है। ये ऑपरेशन पहले भी तो चलाए जा सकते थे। क्या हमारे राजनेताओं की कोई इच्छा शक्ति में कमी रह गई थी, जो बस्तर के बेकसूर भोले भाले आदिवासियों को नक्सलवाद के चंगुल से बाहर निकालने में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही थी? बदले हुए हालात में जिस तरह से आम ग्रामीणों का विश्वास अर्जित किया गया है, ये वही ग्रामीण है जिन्हें झूठा दिलासा दिलाकर नक्सली ने शेल्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज वही ग्रामीण दिल्ली जाकर अपना दर्द बताते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं और पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि किस तरह से ये माओवादी, ये नक्सली नरसंहार कर रहे हैं। भारत में यदि नक्सलवाद की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर का ही नाम आता है। यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बस्तर नक्सलगढ़ बन चुका था। बस्तर में नक्सलवाद फैलाने का सबसे बड़ा कारण गरीबी, अशिक्षा और विकास का न होना है। इन सब मुद्दों के कारण यहाँ के भोले भाले आदिवासी नक्सलियों के बहकावे में आए और उसे जुड़ते चले गए। बस्तर के जिन इलाकों में कोई सुविधा नहीं होती थी, नक्सली वहीं पहुंच गए। स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में जुड़कर अपने आप को जोड़ते चले गए। आमतौर पर जहां कोर्ट, पुलिस और फॉरेस्ट की न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, जबकि नक्सली संगठन संविधान को ही नहीं मानते, वे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अपनी एक अलग जन अदालत लगाकर लोगों को अपने तरीके से न्याय दिलाते हैं। किसी के साथ अन्याय होने पर उसके साथ मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी कारण से नक्सली और ग्रामीण के बीच एक मजबूत जुड़ाव हो गया। लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। इस जुड़ाव को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ तोड़ा गया है। अब लुटेरे और हत्यारे बन चुके ऐसे नक्सलवादियों को ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा है। बस्तर में नक्सलवाद के सफाई के साथ एक बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि अब बस्तर का क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। तो इसे सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है, बस्तर में वन और खनिज संपदा का भंडार है। यहाँ उद्योग बहुत कम लगे हैं, सही तरीके से विकास नहीं हुआ है। बहुत से उद्योगों का रास्ता नक्सलियों ने बंद कर रखा है। बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने से बस्तर की खनिज संपदा और वनों पर से जुड़ी इंडस्ट्री लग पाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अंदरूनी इलाकों में विकास होगा, जिससे बस्तरवासी आत्मनिर्भर होंगे, भय का वातावरण खत्म होगा। बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने से बस्तर बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है। नक्सली विचारधारा वोट डालने पर यकीन नहीं करती, लोकतंत्र पर यकीन नहीं है, अपनी खुद की अदालत लगाई जाती है, कानून को नहीं मानते और माओ की विचारधारा से सत्ता बंदूक की नली से हथियाना चाहते हैं। आज 31 मारे हैं, यह संख्या रुकने वाली नहीं है, आगे सिलसिला जारी रहेगा। बस्तर में नक्सलवाद के परमानेंट समाधान के लिए बीती 22 मई को गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर गए थे। तब उन्होंने पुनर्वास नीति का सुझाव पत्र जारी किया था, जिसमें बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार व नक्सल जानकारों से सुझाव भी मांगा गया था। पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हों, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। एक तरफ छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर चुकी है, वहीं नक्सलियों के लिए एक और नियत निर्लार जैसी योजनाओं से लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की जाती रही है। वहीं दूसरी ओर हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले नक्सलियों के खिलाफ ऐसा कड़ा प्रहार किया जा रहा है जहां उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। 25-25 लाख के इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। जिस दुर्दांत नक्सली हिडमा की एक तस्वीर तक नहीं मिल पा रही थी, उसी हिडमा के गांव जाकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिखा दिया कि मजबूत इच्छा शक्ति से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है।
नवरात्र के मौके पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली है, ये खुशी मनाने का मौका है, क्योंकि देश के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, उनका वो अंजाम हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना था। बीते 4 दशकों से खासकर बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा था। पूरे भारत में बस्तर में ही सबसे ज्यादा नक्सली हावी रहे, लेकिन बहुत जल्द ही ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, यह आज हम महसूस कर पा रहे हैं। हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे और मजबूत इच्छा शक्ति के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसी अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, देश और समाज के लिए अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे जुड़े हुए किसी और बड़े मुद्दे पर विमर्श होगी, चर्चा होगी, बातचीत होगी। नमस्कार।